सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं 10वां ही चैप्टर है, लेकिन उसका जो है अगला टॉपिक है कि प्रस्राव के प्रकार एवं प्रस्राव प्रक्रिया की अवस्थाएं। ठीक है, प्रस्राव के प्रकार एवं प्रस्राव प्रक्रिया की अवस्थाएं, यानी कि टाइप ऑफ डिलीवरी एंड स्टेज ऑफ बर्थ प्रोसेस। टाइप ऑफ डिलीवरी एंड स्टेज ऑफ बर्थ प्रोसेस, इस जो है टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे और एकदम विश्वास करिए कि पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर होने वाला है आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, शिशु जन्म से कुछ घंटे पहले स्त्री के शरीर में कमर के आसपास तथा कमर के नीचे पीड़ा होता है, जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। शिशु जब जन्म लेता है उससे कुछ घंटे पहले क्या होता है, बच्चा जो है निकलने की कोशिश करता है। अभी देखिए, फिलहाल जो बात होगी एकदम नॉर्मल डिलीवरी की होगी, सामान्य प्रसव की बात होगी, जिसको कहते हैं प्राकृतिक प्रसव या सामान्य प्रसव, उसकी बात होगी। तो उसमें क्या होता है कि शिशु का सिर जो है नीचे की तरफ होता है, मतलब जो सीधा में क्या होगा कि शिशु का सिर नीचा होगा, ठीक है, और पैर जो है ऊपर होगा। तो शिशु का सिर जो है पहले निकलता है, तो क्या करता है कि मांसपेशियों पर दबाव डालता है। इससे क्या होता है, प्रसव पीड़ा जो है होना उत्पन्न हो जाता है। इस दर्द का प्रमुख कारण है कि बच्चा गर्भाशय से बाहर आने की कोशिश करता है। बच्चा क्या करता है, गर्भाशय से बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे गर्भाशय की दीवारों की मांसपेशियों में सिकुड़न होने लगती है और तथा गर्भाशय द्वार अपने आप वास्तविक आकार से बड़ा होने लगता है। ठीक है, अभी सब कुछ जो है चित्र के माध्यम से एकदम क्लियर कर दूंगा कि कैसे जो है गर्भाशय जो है कर्विक्स है वो अपना आकार बदलता है। लगभग 1 सेंटीमीटर डाया से जो है 10 सेंटीमीटर डाया के करीब पहुंच जाता है। ठीक है, और उससे बड़ा ही पहुंचता है। ठीक है, और किस तरह से मांसपेशियां वहाँ की सिकुड़ना शुरू करती हैं, अपना आकार बदलना जो है, वास्तविक आकार से आकार बड़ा कैसे होता है, जो है बिल्कुल चित्र के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फिलहाल ये समझना है कि मांसपेशियां जो है, मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, मांसपेशियां जो है फैलने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो है मतलब कि जो माँ होती है उसको दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको जो प्रसव पीड़ा का एक अंग है। ठीक है, चलिए, इस कारण से गर्भाशय के मांसपेशियों की क्रिया तीव्र होने लगती है। इस कारण से गर्भाशय की मांसपेशियों की जो क्रिया होती है क्या होने लगती है, तीव्र होने लगती है, और धीरे धीरे दर्द क्या होता है, आरंभ होने लगता है। अब देखिए, दर्द भी एक तरीके से होता है, इसमें कि दर्द होना चालू हो गया। ठीक है, दर्द भी क्या होता है, दर्द का भी एक तरीका होता है, उसको अभी इसमें दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। और सही भी है कि प्रारंभ में यह दर्द जो है धीरे धीरे लंबे अंतराल पर होता है। प्रारंभ में जो है एक बार दर्द लगातार दर्द नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और कुछ देर रुक रुक के दर्द होगा। ठीक है, अंतराल ले लेके दर्द होगा। ठीक है, अंतराल ले लेके दर्द होगा। धीरे धीरे जैसे गर्भाशय का द्वार बड़ा होता है, बच्चा योनि मार्ग की ओर आने का प्रयत्न करता है और दर्द जोर से होता है, लंबे समय तक रहता है और जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, जैसे जैसे जो है गर्भाशय द्वारा बड़ा होने लगता है, बच्चा का योनि मार्ग से बाहर आने क्या करता है, प्रयत्न करने लगता है, और दर्द जो है जोर से होने लगता है, लंबे समय तक होता रहता है और जल्दी जल्दी होता है। अब जो है अंतराल जो है बहुत कम हो जाता है। जो लंबे अंतराल पर हो रहा था, 10 मिनट 20 मिनट के अंतराल पर हो रहा था, अब जो है बहुत कम अंतराल पर होने लगता है दर्द। तो देखिए, सर्वप्रथम गर्भाशय का संकुचन 30 मिनट के अंतर से होता है। जो सर्वप्रथम पहला जो दर्द होता है उसमें 30-30 मिनट का अंतर होता है। पहले संकुचन जो है धीरे गति से होता है, बाद में जो है तीव्रता से होने लगता है। संकुचन जो है, पहले मांसपेशियों में संकुचन जो है धीमी गति से होता है, उसके बाद क्या होता है, बहुत तेजी से होने लगता है। जो माँ चिल्लाती है वो ये मत समझिए कि नखरा करती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। गांव में कहते हैं कि 100 बिच्छुओं के डंक के बराबर जो है दर्द माँ को होता है जब अपने बच्चे को क्या करती है, जन्म लेती है। ठीक है, तो शुरू कर ये अगला पॉइंट देखिए, इसके संकुचन के कारण पीड़ा होता है। इसी के संकुचन के कारण क्या होता है, पीड़ा होता है। जब संकुचन 10 मिनट के अंतर से होने लगे, माने 10-10 मिनट रुक रुक के जब दर्द होने लगे और धीरे धीरे असहनीय हो जाए, तो गर्भवती को अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, अस्पताल तो बिल्कुल ले जाना चाहिए गर्भवती को। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हम जब पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन है, कितनी सारी जो है स्थितियां बनती हैं एक डिलीवरी में। और उस जब एक भी स्थिति हल्का सा भी गड़बड़ हुई तो उसको जो है घर पे हैंडल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है,
पहले जो है 1000 में लगभग 300, जब चिकित्सा सुविधा नहीं था, चिकित्सा सुविधा जो है नहीं था, तो 1000 में लगभग 300 जो है महिलाएं, जच्चा बच्चा, मतलब कि जो गर्भवती माँ है और उसका बच्चा है, जान खो देते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, लगभग 10 से 12 हो गया है, 15 हो गया है, ये रेशियो जो है 15 करीब हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। ये वही कंडीशन बन रहा है जो है अस्पताल नहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसी के साथ ऐसा हो भी रहा है। तो कृपया करके बहनों, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश के, ठीक है, खाली जय हिंद बोलने से काम नहीं होगा। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो है कृपया करके कम से कम सलाह तो दे ही सकते हैं आप अपने आस पास पड़ोस रिश्तेदार जो भी है आपके जो है कांटेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि जब 10-10 मिनट का गैप होने लगे, और ये भी देखना है कि आपके घर से दूरी कितनी है अस्पताल की, ठीक है, आपके अस्पताल की दूरी कितनी है। तो अगर नज़दीक है तो 10-10 मिनट का गैप होने लगे तो क्या करना चाहिए, तुरंत जो है अस्पताल ले जाने का काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसव की अवस्थाओं पे आते हैं, ठीक है, प्रसव की अवस्थाओं पे आते हैं। प्रसव पीड़ा 3 अवस्थाओं में होती है, ठीक है। प्रसव का प्रथम अवस्था विस्फारण अवस्था, ठीक है, जिसको डायलेशन अवस्था कहते हैं। प्रसव का 3 अवस्था है, 3 अवस्था है। प्रथम अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रसव का प्रथम अवस्था यानी अथवा अवस्था विस्फारण अवस्था, माने कि स्टेज ऑफ डायलेशन कहते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ डायलेशन में क्या होगा कि कर्विक्स जो है अपना आकार बदलेगा, जब बच्चा निकलना चाहेगा, बच्चे का दबाव जब सिर का पड़ेगा। देखिए अभी बिल्कुल जो सामान्य डिलीवरी की बात हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, किसी अन्य डिलीवरी की बात नहीं हो रही है। हम लोग अन्य डिलीवरी पढ़ेंगे बेकायदे, जो एकदम चित्र के साथ पढ़ेंगे, एकदम पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, तो बच्चा क्या करता है, जब बच्चे का सिर जो है कर्विक्स पर दबाव डालता है तो क्या होता है, वो जो है फैलने की कोशिश करता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, आते हैं। अब देखिए ये क्या है, स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 1 है, मतलब कि डायलेशन वाला स्टेज है, ठीक है, डायलेशन वाला स्टेज है। इसमें क्या होता है, देखिए शुरुआत में अनडाइलेटेड कर्विक्स, मतलब कि जो ये कर्विक्स का आकार देखिए कितना छोटा सा आकार है, ठीक है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है विद इन यूटेरस, जिसमें बच्चा जो है तैरता रहता है। बच्चा क्या रहता है, जिसमें बच्चा तैरता रहता है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं इस फ्लूइड के बारे में, मतलब एक तरह से लिक्विड ही होता है, ठीक है। और ये वेजाइना है, तो वेजाइना से कोई मतलब नहीं है। कर्विक्स देखिए जो रोका हुआ मुंह था, कर्विक्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद बंद हो गया था, ठीक है, वो कर्विक्स का आप आकार देखिए, और अब आकार देखिए इसकी जो है फुली डायलेटेड हो चुका है, पूर्ण रूप से जो है ये इसका आकार बदल चुका है इस बच्चे के सिर को निष्कासित करने के लिए, ठीक है। और देखिए लगभग जो है इसका आकार का कितना हो चुका है, 10 सेंटीमीटर से ऊपर का डायमीटर हो चुका है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से ऊपर का जो है कर्विक्स का डायमीटर हो चुका है। ये स्टेज 1 की बात हो रही है कि मतलब स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि मांसपेशियाँ जो है डायलेट होना शुरू कर रही है, फैलना शुरू हो रही है, जिसको विस्फारण भी कर रहे हैं, विस्फारण की अवस्था। और इसमें क्या हो रहा है कि आकार देखिए 10 सेंटीमीटर से ऊपर का हो गया है। उतने बड़े बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं। जब ये मांसपेशी में संकुचन होता है, यही दर्द होता है माँ को, और ये बड़ा ही असहनीय पीड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही असहनीय पीड़ा होता है। कहते हैं कि 20 हड्डियों के टूटने के बराबर ये दर्द होता है, ठीक है। तो स्टेज 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है स्टेज 2 पे हम लोग आएंगे। चलिए स्टेज 1 पे आते हैं। अब देखिए यह अवस्था प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक बनी रहती है। इस अवस्था में क्या होता है कि प्रसव पीड़ा जो प्रारंभ होता है संकुचन के कारण, उसके बाद जो ग्रीवा में संपूर्ण विस्फारण होता है, पूर्ण रूप से जो विस्फारण हो गया था, लगभग 10 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया था, यहाँ तक बनी रहती है। इसी कारण इस अवस्था को विस्फारण अवस्था, स्टेज ऑफ डायलेशन कहते हैं। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ डायलेशन कहते हैं। इस अवस्था में शिशु सिर के नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है एवं वह अपने से भरी थैली में तैरता रहता है। इस अवस्था में क्या होता है, शिशु सिर के नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है। देखिए जब सिर के बल बच्चा नीचे आता है तो उसको सीधा बच्चा कहते हैं, इस बच्चा जो है सीधा जन्म ले रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब सिर के बल नीचे आता है तो क्या करता है, पानी की थैली में तैरता रहता है। पानी की थैली आपको दिखा चुका हूँ। प्रत्येक पीड़ा के साथ जो है गर्भाशय की दीवार शिशु के नीचे लाने के लिए दबाव देता है। प्रत्येक पीड़ा के साथ मतलब जो भी पीड़ा हो रहा है उसमें क्या करता है, गर्भाशय जो है बच्चे पर दबाव बनाता है। किस लिए, कि बच्चा जो है क्या सके, बच्चा जो है नीचे की तरफ मूवमेंट कर सके, नीचे की तरफ आ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं।
साथ ही शिशु को बाहर लाने के लिए बाहर लाने वाली मांसपेशियां भी धीरे धीरे उसे बाहर लाने की तैयारी करती हैं। जो भी मांसपेशियां बाहर लाने वाली होती हैं वो भी तैयारी करती हैं। मतलब कि जो दबाव बनाता है यूटेरस यानी कि गर्भाशय, प्रत्येक दर्द के साथ वो दबाव बनाता है कि बच्चे को क्या किया जाए, बाहर निकला जाए। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब स्टेज 2 पे आते हैं। देखिए स्टेज 2 में क्या है कि यह अवस्था योनि के पूर्व विस्फारण से शुरू जन्म तक रहती है। मतलब जो विस्फारण होता है उसके लेके जन्म तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। अतः इस अवस्था में निष्कासन की अवधि प्रथम अवस्था के बाद आती है। इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। अभी इसको दिखाऊंगा चित्र के माध्यम से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चित्र। देखिए ये है स्टेज 2, आपका क्या है, स्टेज 2 है। अब देखिए इसमें जो विस्फारण के बाद हल्का सा जो है हेड क्या आ चुका है, बाहर हो चुका है, प्रेजेंटेशन ऑफ हेड। अब देखिए इस हेड में आने के बाद जो है ये कंधा देखिए इस मतलब इस डायरेक्शन में है। तो जो नर्स होती हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सिर को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं इस तरफ से। ठीक है, और रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, और डिलीवरी के साथ जो है क्या करते हैं, हल्का सा जो है एक शोल्डर को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, नर्स होती हैं या दाई होती हैं, वो रोटेट करके क्या करती हैं, हल्का सा एक शोल्डर को बाहर निकाल लेती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर मतलब कि दूसरे शोल्डर को भी बाहर निकालती हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके जो है डिलीवरी ऑफ लोअर बॉडी एंड एब्डोमेन को मतलब कि धीरे धीरे क्या करते हैं, बच्चे को धीरे धीरे क्या करती हैं, खींच लेती हैं। ठीक है, खींच लेती हैं। ठीक है, पहले क्या करती है, जब सिर बाहर निकलता है तो हल्का सा जो है उसको खींच के एक शोल्डर रोटेट करती है बच्चे को। पहले क्या करती है, रोटेट करती है, यहाँ पर देखिए रोटेशन दिखा रहा है। उसके बाद एक शोल्डर निकालने के बाद दूसरा शोल्डर निकालती है, फिर तीसरे शोल्डर में क्या करती है, पूरे बच्चे को बाहर कर देती हैं। प्लेसेंटा देखिए हमारा मौजूद है, और ये नाल प्लेसेंटा का गया हुआ है, गर्भनाल, वो भी यहाँ पर मौजूद है। धीरे से नाल काट के क्या करती है, वहाँ पे स्टिच मतलब कि कट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है बच्चा क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि विस्फारण के बाद जो है पूरी तरीके से बच्चा जो है बाहर निकल जा रहा है माँ के गर्भ से। ठीक है, आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे पूरे जो है स्टेज ऑफ बर्थ को, सेकेंड स्टेज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्टेज पे आते हैं। अब देखिए तृतीय स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, प्रसव का तृतीय अवस्था संपूर्ण निष्कासन अवस्था है। मतलब संपूर्ण मतलब कि जो भी कंप्लीट बचा हुआ है गर्भनाल वगैरह, उसकी बात हो रही है कि संपूर्ण जो है कंप्लीट जो है निष्कासन हो जाता है। यह अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक अपरा तथा अन्य झिल्लियों को संपूर्ण निष्कासन नहीं हो जाता। जो भी अंदर बचा कुचा है झिल्लियाँ वगैरह, उनको जो है पूर्ण रूप से निष्कासित किया जाता है। इसके साथ ही गर्भाशय का आकार एकदम कम हो जाता है तथा एकदम कड़ी गेंद के समान हो जाता है। इसके निकालने के बाद जो है गर्भाशय का जो आकार होगा क्या हो जाता है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटी सी गेंद और कड़ी गेंद की तरह हो जाता है। 10 से 15 मिनट में ही उपयुक्त सब पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ जो है 10 से 15 मिनट के बाहर आ जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मेन पॉइंट और भी है बचा हुआ है। अपरा के बाहर आते ही गर्भाशय के पेशीय तंतु अपरा तक रक्त पहुंचाने वाले रक्त नलिकाओं को दबा देते हैं, जिससे रक्त स्राव अधिक न हो सके और फटे हुए भाग पर फाइब्रिन के जमने का क्रिया प्रोत्साहित हो जाती है। देखिए नेचुरल प्रक्रिया कितनी बढ़िया होती है कि जैसे निकलता जो भी कटी फटी चीज़ें होती हैं वहाँ पे फाइब्रिन जो है जमने लगता है, और उससे क्या होता है, जो अंदर कटा फटा हुआ पार्ट है वहाँ पे ब्लड क्या होने लगता है, रुकने लगता है। प्रथम 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। देखिए अंदर क्या होता है, गर्भनाल में जो है गर्भाशय में बच्चा जो है किस में तैरता है, पानी में तैरता है, जो लिक्विड होता था। ठीक है, उसमें तैरता था। तो देखिए 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर से तरल पदार्थ जो है बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, इसी कारण जो है इसका वजन जो है 150 से 300 ग्राम तक कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा फूला रहता है, उसमें जो है लिक्विड में रहता है ऑल टाइम, तो उसमें जो है थोड़ा सा फूला रहता है, तो वो लिक्विड निकलने का काम करता है। इस कारण जो है बच्चे का वजन क्या होता है, 150 से 300 ग्राम तक कम होता है। कितने दिन में, 2 से 3 दिन में। ठीक है, 3 से 4 दिन में। और 4-5 दिनों के बाद जो है वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है तथा 10वें दिन तक जन्म के वजन के बराबर हो जाता है, और 10 दिन में जो बच्चा जन्म लिया जाता है उसके वजन के बराबर हो जाता है। मतलब 4-5 दिन जो है बच्चे को सूखने में, कहिए कि सूखने में समय लगता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड से निकला रहता है, शरीर उसका जो है थोड़ा सा फूला रहता है। और उसके बाद जो है 10 दिन बाद क्या होता है, बच्चा अपने ओरिजिनल मतलब कि वजन बढ़ने लगता है 4-5 दिन बाद, तो जो ओरिजिनल जन्म लिया जाता है उसके बराबर हो जाता है। इसके पश्चात प्रति सप्ताह जो है 240 से 420 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है। ठीक है, 10 दिन के बाद जो है 240 से 420 ग्राम तक का वजन जो है शिशु का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो
तीसरे स्टेज को देख लेते हैं, उसमें जो है कि कौन सी झिल्लियाँ निकल रही थी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कि तीसरा स्टेज। अब देखिए तीसरा स्टेज क्या था, तीसरा क्या था, आफ्टर बर्थ ऑफ डिलीवरी, मतलब जन्म के बाद के, डिलीवरी के बाद के क्या होता है, प्लेसेंटा डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मतलब प्लेसेंटा जो है निकाल दिया जाता है, एंड एग्जिट थ्रू वेजाइना, और वेजाइना के थ्रू जो है प्लेसेंटा को निकाल दिया जाता है। प्लेसेंटा देखिए ऐसा होता है निकलने के बाद। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है तीनों स्टेज को देख चुके हैं। पहले स्टेज में जो है क्या हो रहा था कि डायलेशन हो रहा था वेजाइना का, कर्विक्स क्या होता था, कर्विक्स जो है अपना आकार बदल रहा था, विस्फारण हो रहा था। उसके बाद जो है विस्फारण के बाद जो है बच्चे का सिर जो है बाहर निकल रहा था स्टेज 2 में। स्टेज 2 में बाहर निकलने के बाद क्या होता था, हल्का से उसको रोटेट करके पहले एक कंधा निकाला जा रहा था, फिर दूसरा कंधा निकाला जा रहा था, और उसके बाद जो है पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, डिलीवरी यहाँ पे हो जा रही थी। उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या हो रहा था कि जो है प्लेसेंटा वगैरह जो भी बची हुई झिल्लियाँ बची हुई हैं उसको जो है बाहर निकालने के बाद जो है इसको जो है कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है नॉर्मल डिलीवरी संपन्न हो जाती है और 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रसरों के प्रकार, ठीक है। अब देखिए प्रसरों के प्रकार में जो है प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बर्थ होता है पहला। फिर औजारों की मदद से प्रसव होता है, औजार की मदद से क्या होता है, प्रसव होता है। फिर उल्टा जन्म होता है, ब्रिच बर्थ जिसको कहते हैं। फिर आड़ा जन्म होता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ कहते हैं। फिर क्या होता है, चीरफाड़ द्वारा यानी कि सिजेरियन सेक्शन बर्थ होता है। 5 तरह से बर्थ होता है। एक प्राकृतिक बर्थ हो गया जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसको जो है उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो भी हम लोग 3 स्टेज पढ़ रहे थे वो प्राकृतिक बर्थ यानी कि सामान्य बर्थ के बारे में ही पढ़ रहे थे। फिर एक औजार के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा उल्टा जन्म हो जाएगा। चौथा जो है आड़ा जन्म होगा, और पांचवा जो है क्या होगा, चीरफाड़ द्वारा यानी कि प्रसव द्वारा ये जन्म होगा। पांचों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, पहले को फिलहाल जो पढ़ चुके हैं। अब दूसरे से लेकर तीसरे चौथे पांचवें तक जो है क्या पूरा पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक एवं सामान्य प्रसव, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल जो अन्य बातें जो है इसमें जरूरी है उसको देख लेते हैं। औजारों दवाओं के सहायता के बिना, जिसमें जो है औजार का दवा का बिना सहायता नहीं लिया जाता है, होने वाले प्रसव प्रक्रिया सामान्य अथवा प्राकृतिक प्रसव कहलाता है। जो भी ये औजारों के बिना जो और दवाओं के बिना जो प्रसव होता है वो क्या कहलाता है, सामान्य एवं प्राकृतिक प्रसव कहलाता है। यह प्रसव सामान्य माता, सामान्य शिशु तथा सामान्य स्थिति में ही संभव है। जब माँ में कोई दिक्कत नहीं होगी, सामान्य बच्चा भी होगा, बच्चे में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम नॉर्मल कंडीशन बना रहेगा, तभी नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरी चांस बनते हैं। इनका जो है कहने का मतलब यही है, और एकदम बिल्कुल बात सही भी है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर पहले बाहर आता है, देख चुके हैं कि बालक का सिर जो है पहले बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी में। फिर एक कंधा तथा दूसरा कंधा आता है, देख चुके हैं। बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे निकलता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, पूरी डिटेल में देख चुके हैं। अच्छा, इसके लाभ क्या है, ठीक है, लाभ क्या है देख चुके हैं, देखते हैं। इस प्रकार के प्रसव में कम समय लगता है, बिल्कुल कम समय लगता है, ठीक है। प्रसव प्रक्रिया कम जटिल होती है, बहुत कम जटिल होती है, आराम से काम हो जाता है। नेचुरल की सामान्य प्रसव की कोई बात ही अलग है, ठीक है, बिल्कुल बात ही क्या है, अलग है। बहुत ही आराम से हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालक अपने वातावरण से शीघ्र और बेहतर समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जो सामान्य प्रसव से बालक उत्पन्न होते हैं वो अपने वातावरण से शीघ्र और बेहतर समायोजन क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दर्द से निकलते हैं, अपने आप को मजबूत करके निकलते हैं, ठीक है। तो उनको समायोजित होने में बड़ा कम समय लगता है और जल्दी ही समायोजित कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। सामान्य प्रसव के समय माताएं भी तुलनात्मक रूप से कम चिंतित होती हैं। सामान्य प्रसव के समय माताएं भी तुलनात्मक रूप से, सामान्य प्रसव में क्या होती है, सामान्य प्रसव में हो जाने के बाद माताएं भी कम चिंतित होती है, क्योंकि चीरफाड़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा औजारों का यूज नहीं होता है, तो जो है बड़ा सही रहता है। होने के बाद थोड़ा दर्द तो होता जरूर है, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। माँ के हेल्थ के लिए, बच्चे के हेल्थ के लिए, सबके हेल्थ के लिए बड़ा, सबके स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है सामान्य डिलीवरी, ठीक है। प्रसूता माँ की अस्पताल से शीघ्र ही छुट्टी मिल जाती है, और तुरंत छुट्टी मिल जाती है, 2-3 घंटे में छुट्टी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जन्म के बाद शिशु और माँ को अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य डिलीवरी के बाद जो है माँ को और बच्चे को जो है बहुत देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही अच्छा कंडीशन बनता है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन बनता है। माता व शिशु दोनों का स्वास्थ्य प्रसव क्रिया के बाद ठीक रहता है,
और माँ और बच्चे का भी स्वास्थ्य क्या होता है प्रसव क्रिया के बाद बहुत ही अच्छा रहता है। हम तो चाहते हैं कि सभी का जो है डिलीवरी क्या हो नॉर्मल ही हो, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न बन के आते हैं कि प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक, सामान्य प्रसव भी कहते हैं या स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। सामान्य प्रसव में की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होती है दर्द के अलावा। दर्द थोड़ा सा असहनीय होता है लेकिन परेशानी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बड़ा आराम हो जाता है जीवन के लिए। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है। देखिए मैं बता रहा था कि 80 से 85% महिलाओं का सामान्य ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशन बन जाते हैं उल्टा सीधा कंडीशन जहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स कितने मेहनत करेंगे अभी आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, दिखाया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ बताया जाएगा। तो परंतु कुछ स्थितियों जिसमें माँ या बच्चे का जान को खतरा होता है उनका जो है प्रसव सर्जरी के या गर्भाशय काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है, जिसमें जो है कंडीशन अलग अलग बन जाते हैं। ऐसे कंडीशन बन जाते हैं जहाँ से जो है माँ को या बच्चे को जान का खतरा है, वहाँ पर जो है ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है, सर्जरी भी करना पड़ सकता है। चलिए दूसरा जो है तरीका है औजार के माध्यम से प्रसव, ठीक है। औजारों के माध्यम से प्रसव, जब शिशु का आकार माँ के शरीर से आसानी से निकलने योग्य न हो तो उसे औजार के माध्यम से निकाला जाता है। जब शिशु का आकार बहुत बड़ा हो जाता है अंदर, तो क्या होता है वह जो है गर्भ से निकलने के लायक नहीं होता है, तो क्या होता है उसे औजारों के मदद से निकाला जाता है। औजार द्वारा प्रसव मार्ग को चौड़ा कर दिया जाता है तथा औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है। औजार से क्या कर लिया जाता है, जो है मार्ग को, जो भी मार्ग प्रसव मार्ग जो होता है उस मार्ग से क्या क्या कर दिया जाता है, उसको चौड़ा करने के बाद जो है औजार से खींच लिया, मतलब कि बाहर निकाल लिया जाता है। कभी कभी शिशु के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, तब भी प्रसव प्रक्रिया औजार के माध्यम से संपन्न कराई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि शिशु का जीवन जो है खतरे में आ जाता है, तो तभी क्या करते हैं प्रसव प्रक्रिया जो है इसके संपन्न कराते हैं औजार के माध्यम से। बिल्कुल दिखाएंगे, घबराइए मत, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। औजार की मदद से प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में होती है, किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी स्थिति की जाती है औजार के माध्यम से, एक बार देख लेते हैं। योनि मार्ग छोटे होने पर, मतलब बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, योनि मार्ग छोटा हो रहा है, तो उसका क्या 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 किया जाता है, योनि मार्ग को बड़ा कर दिया जाता है। बड़ा करने के बाद बच्चे को निकालने के प्रयत्न किया जाता है। शिशु का सिर बड़ा होने पर, अगर शिशु का सिर बहुत बड़ा हो गया तो एक ही बात बन रही है, शिशु के कमजोर होने पर, शिशु जो है कमजोर हो रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में भी औजार का प्रयोग करके बाहर निकाला जाता है। गर्भाशयी संकुचन कम होने पर, गर्भाशय जो है संकुचित नहीं हो पा रहा है, दबाव नहीं बना पा रहा है गर्भाशय, तो भी जो है बच्चे को औजार के माध्यम से निकाला जाता है। गर्भाशयी पानी की थैली फट जाने पर, बिल्कुल जब गर्भाशयी थैली फट जाती है तो मूवमेंट नहीं मिलता है, एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है, मूवमेंट जो है नहीं बन पाता है बच्चे पे, दबाव नहीं बन पाता है और बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, तो भी इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो है औजार का प्रयोग किया जाता है। औजार का थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो नाल है, गर्भनाल है, बच्चे के गले में फंस गया है। जब बच्चे के गले में फंस गया है, ये प्लेसेंटा है आप लोग देख रहे हैं, और ये नाल जो है बच्चे के गले में फंस गया है, तो कितना भी गर्भाशय मूवमेंट बनाएगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो गर्भाशय फंसा हुआ है, नाल जो है उस गर्भ में फंसा हुआ है, उसको खींच रहा है पीछे की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, वैक्यूम इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए वैक्यूम इंजेक्टर है ये, इसे हल्का सा सिर पे जो है चिपका के वैक्यूम और हल्का सा जो है सहारा देके बाहर की तरफ खींचने के प्रयास करते हैं, और जब निकलते ही जो है क्या करते हैं, फिर नॉर्मल कंडीशन बना के बाहर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा जो है इसको, जब मूवमेंट नहीं बन पाएगा तो जो है पूरी तरह से कर्विक्स खुल भी नहीं पाएगा, तो कर्विक्स के साइज को भी थोड़ा बड़ा करने की पूरी कोशिश किया जाता है इसमें, ठीक है, ताकि जो आराम से मूवमेंट हो सके। इसमें देखिए ये जो है कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, गर्भनाल जो है उसका फंस गया है। और बाकी बता चुके हैं कि सिर बड़ा हो जाता है, योनि मार्ग छोटा हो जाता है, ठीक है, अन्य कंडीशन बन रहा था जो है, तब जो है इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जा रहा था। अब देखिए इसमें जो है फेटल फोर्सेक का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए फोर्सेक है, इसमें जो है क्या किया जा रहा है, हल्का सा सिर को दबा के जो है उठा के और हल्का सा जो है इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके क्या कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा बच्चे को, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर करके जो है जब कंडीशन बिगड़ती है, स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती हैं या दाई होती हैं, अपना
प्रशिक्षण का इस्तेमाल करती हैं और बच्चे को डिलीवरी करने की कोशिश करती हैं। अब बताइए, ऐसा कंडीशन बन जाएगा तो घर पे कोई क्या कर पाएगा? जच्चे बच्चे को पूरी तरह खतरा होगा कि नहीं होगा बताइए? बच्चा जब बड़ा हो जाएगा योनि मार्ग से तो कैसे बच्चा निकलेगा? तो इसीलिए तो डॉक्टर्स हैं, इसीलिए तो वो प्रशिक्षण लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे कि हमारी पूरी तरह सहायता कर पाएँ। इसलिए जो है मैं कहता हूँ बार-बार कि कोई भी डिलीवरी, कोई भी प्रसव जो है अपने घर पे ना करवाइए, बिल्कुल जो है अस्पताल में जाने की पूरी कोशिश करिए। जितना बढ़िया अस्पताल हो उतना और अच्छी बात है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं किस पे? ब्रीच बर्थ पे। किस पे? ब्रीच बर्थ यानी कि उल्टा प्रसव पे, ठीक है? उल्टा प्रसव पे आते हैं। जब शिशु का शिशु की स्थिति जो है गर्भ में उल्टी होती है। उल्टी मतलब क्या? कि पैर नीचे होगा, पैर क्या होगा? नीचे होगा, ठीक है? और सिर ऊपर होगा, तब उल्टी स्थिति कही जाएगी, ध्यान रखिएगा। अर्थात सिर जो है गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है और तथा नीचे की भाग श्रेणी गुहा में होता है। मतलब कि पैर जो है नीचे की तरफ होता है तथा प्रसव वेदना होना आरंभ हो जाता है। मतलब कि उसके बाद भी जो है प्रसव वेदना होना शुरू हो जाता है। मतलब कि कर्विक्स अपना आकार बदलना शुरू कर देता है, गर्भाशय जो है दबाव बनाना शुरू कर देता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उल्टा प्रसव कहते हैं, यानी कि ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। तो उस स्थिति में निचला भाग पहले आता है, बाहर आता है तथा सिर बाद में आता है। सामान्यतः इस प्रसव में औजार लगाना आवश्यक हो जाता है। देखिए, सामान्यतः इस प्रसव में औजार लगाना आवश्यक हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पैर का भाग पतला होता है। जब सिर निकलता है और कंधा निकल जाता है तो समझिए पूरा भाग निकल जाएगा। लेकिन पहले पतला भाग निकलता है तो क्या होता है, जो है आसानी से जो है दबाव नहीं बन पाता है और इस स्थिति में औजार का प्रयोग किया ही जाता है। पहले ज्ञात हो जाने पर गर्भ की स्थिति को सामान्य किया जाता है, किंतु प्रसव वेदना आराम हो जाने के बाद उल्टा प्रसव औजार के माध्यम से कराया जाता है। अगर जब तक जो है दर्द नहीं आराम हुआ है, जब तक दबाव बनना नहीं चालू हुआ है, उसके पहले अगर पता है कि बच्चा जो है उल्टा है तो सीधा किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा जो है, अगर बच्चा क्या है, अगर बच्चा जो है दबाव बनना चालू हो गया और बच्चा जो है उल्टा है तो जो है मतलब कि दर्द होना चालू हो गया तो जो है बच्चे को क्या निकालना पड़ेगा? औजार के माध्यम से ही बाहर निकालना पड़ेगा। ब्रीच डिलीवरी का केस थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं चित्र को। देखिए इसमें जो है बच्चा जो है पैर के बल बाहर आ रहा है, ठीक है? पैर के बल बाहर आ रहा है। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो रहा था, सामान्य प्रसव में क्या हो रहा था, प्राकृतिक प्रसव में क्या हो रहा था कि पहले सिर बाहर आ रहा था, ठीक है? तो देखिए अब दबाव कैसे बनेगा, यहाँ जो है रुकने की पूरी कोशिश होगी। ये पतला पार्ट है, एक बार तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, औजार के माध्यम से योनि मार्ग को फैलाया जाएगा और तब जाके जो है बाहर निकालने की कोशिश की जाएगा। तो ऐसे जो है प्रसव में यानी कि ब्रीच बर्थ में यानी कि उल्टा बर्थ में पूरी तरह जो है औजार के माध्यम से जो है संभावना रहती है कि बर्थ को कराया जाए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आ रहा है आरा प्रसव, ठीक है? चौथा जो है क्या है, आरा प्रसव है, यानी कि ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आरी होती है, अर्थात बालक आरी स्थिति में होता है, दिखाएंगे घबराने की बात नहीं कि आरी स्थिति क्या होती है, तथा प्रसव प्रक्रिया आरंभ हो जाता है तो औजार की मदद से शिशु को दिशा देकर बाहर निकाला जाता है। तो इस स्थिति में भी क्या किया जाता है, औजार के माध्यम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। जब बच्चा बाहर मतलब कि आरा होता है, मतलब कि ट्रांसवर्स स्थिति में होता है, बिना औजार की मदद से यह प्रसव संभव नहीं है, ठीक है? अब दिखाएंगे आरा में क्या होगा, आरा में स्थिति कैसी होती है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आरी स्थिति है, ठीक है? बच्चा जो है ऐसे है, आरी स्थिति में है, बेबी इन ट्रांसवर्स लाई पोजीशन, ठीक है? बेबी जो है ट्रांसवर्स पोजीशन में है। तो अब बताइए, और ये कर्विक्स है। अब बताइए अगर दबाव बनना चालू कर गया, दर्द आरंभ हो गया और ये प्लेसेंटा देख ही रहे हैं आप लोग, ये बना है और दर्द बनना जब चालू हो जाएगा, बताइए बच्चा कैसे बाहर निकलेगा? इतना जो है, इतना कर्विक्स जो है फैल पाएगा, इतना बाहर निकल पाएगा? तो नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है कि औजार का प्रयोग किया जाता है और बच्चे को पूरी ये जो सिर है वो सीधा करने की कोशिश की जाती है और नहीं हो पाता है औजार के माध्यम से, तो अंत में जो है सीजरियन यानी कि चीर-फाड़ की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से मैं बार-बार कहता हूँ कि जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तब तक जो है ऐसे कंडीशन को क्या नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे कंडीशन जो है किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहन के साथ बन जाती है तो, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। माने प्रसव ये है चीर-फाड़ से प्रसव यानी कि सीजेरियन सेक्शन बर्थ यानी कि सी सेक्शन बर्थ भी कहते हैं। सीजेरियन सेक्शन बर्थ यानी कि सी सेक्शन बर्थ भी कहते हैं। जब माँ के उदर एब्डामन की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है तो यह चीर-फाड़ प्रसव कहलाता है। जब माँ के दीवार में मतलब कि पेट में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है तो क्या कहलाता है, ये चीर-फाड़ प्रसव कहलाता है।
चीड़-फाड़ द्वारा प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में होती है। किस किस कंडीशन में जो है चीड़-फाड़ हो सकता है उसकी स्थिति दिखाई जा रही है। शिशु का आकार बड़ा होना होता है। अगर शिशु का आकार बहुत बड़ा हो गया तो संभव नहीं हो पाता है, मतलब कि तब चीड़-फाड़ की जाती है, मतलब सी सेक्शन किया जाता है। शिशु का जो है गर्भ में परेशान तथा अथवा विचलित होने तथा सामान्य प्रसव के दौरान उसकी ज़िंदगी को खतरा होने में, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि जो है विचलित होने लगता है बच्चा जो है साँस लेने में समस्या होने लगती है, और सामान्य प्रसव में क्या होती है उसको समस्या आने लगती है, तो क्या होता है सी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, माने कि चीड़-फाड़ का प्रयोग किया जाता है। शिशु का उल्टा अथवा आड़ा होने तथा सामान्य अथवा औजार के माध्यम से बाहर निकलने में उसकी जान का खतरा होने में, ठीक है। अगर शिशु जो है आड़ा और तिरछा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि अगर औजार का प्रयोग करते हैं तो बच्चे की जान की भी खतरा हो सकती है, तो जो है सी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चीड़-फाड़ का प्रयोग किया जाता है। माँ का योनि मार्ग जो है सकरा होना, ठीक है, माँ का योनि मार्ग अगर सकरा है तथा शिशु के निकलने की संभावना न हो। अगर जो है माँ का योनि मार्ग बहुत ही पतला है और बच्चे को निकलने की संभावना नहीं बन रही, तो भी सी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। शिशु के गर्भ में मृत्यु हो जाना तथा माँ को खतरा हो जाना। अगर शिशु जो है मर जाएगा तो माँ की जान को भी खतरा हो सकती है, क्योंकि जो है शिशु क्या हुआ है, डेड होने के बाद जो है डिटेरियोरेट होगा, मतलब कि जो उसमें क्या हो गई, सड़ना चालू हो जाएगा, तो उससे क्या होगी, माँ की जान को भी खतरा बन सकती है। तो उस स्थिति में जो है सी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। प्रसव वेदना न होना, समय पे जो है प्रसव वेदना हो ही नहीं रही है, दर्द हो ही नहीं रहा है, तथा शिशु का गर्भ में समय अधिक लेना, और शिशु जो है गर्भ में क्या अधिक समय ले रहा है, मतलब कि तो परिणाम स्वरूप अस्थियों की अधिक परिपक्वता हो जाती है। तो बच्चे की क्या होती है, हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं, और सिकुड़ने में क्या होती है, समस्या होती है, जो है वो आसानी से निकल नहीं पाएगा कर्विक्स से, ठीक है। तो चीड़-फाड़ का प्रयोग किया जाता है। चीड़-फाड़ द्वारा उत्पन्न बालक को आरंभिक समायोजन शांत भाव से होता है, मतलब जो चीड़-फाड़ के द्वारा होता है उसका जो है समायोजन होता है इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ, वो क्या होता है, शांत भाव से होता है। ये बालक कम क्रियाशील तथा शांत प्रकृति के पाए जाते हैं। ऐसे बालक जो हैं कम क्रियाशील होते हैं और शांत प्रकृति के पाए जाते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से जो है समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टेज ऑफ बर्थ जो है सी सेक्शन हो रहा है। अब सब पढ़ ही चुके हैं कि सी सेक्शन क्यों किया जाता है, मतलब कि सिजेरियन क्यों किया जाता है, चीड़-फाड़ क्यों किया जाता है, सब कुछ जान चुके हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए ये माँ का पेट है, मतलब कि ये क्या है, गर्भाशय है, माँ का पेट है। यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया जाता है, कट लगाने के बाद जो है हल्का सा ऊपर सीध करके और बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चे को बाहर निकालने के बाद जो है प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जो भी कट लगा है उसको सील दिया जाता है, ऐसे इस तरह से सील दिया जाता है। मतलब कि अगर बच्चा जो है निकलने में असमर्थ है, चाहे वो उसमें डेड कर गया है, मर गया है, तो भी निकाला जाता है। बच्चा जो है योनि मार्ग बहुत सक्रिय है माँ की, तो भी निकाला जाता है। और बच्चा बहुत बड़ा हो गया है तो भी निकाला जाता है। आड़ा तिरछा हो गया, औजार की बस की बात नहीं है, तो भी निकाला जाता है सी सेक्शन करके। पहले क्या किया जाता है, कट किया जाता है, फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है ऐसे, फिर जो है प्लेसेंटा को बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टिचिंग कर दी जाती है, मतलब कि सिलाई कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है स्टेज सी सेक्शन भी देख चुके हैं, मतलब कि बर्थ को जो चीड़-फाड़ के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में ये है कि जन्म के बाद जो है 15 से 20 मिनट तक का समय वह समय होता है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने की प्रयत्न नहीं करता है। जो सी सेक्शन में क्या होता है कि बच्चा जो है 15 से 20 मिनट तक जो है समायोजित करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि कोई दर्द से आता नहीं है, डायरेक्ट जो है निकाल दिया जाता है उसको। इस अवस्था के बाद जो है आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रक्रिया करना आरंभ कर देता है। जब जो है देखिए, जब बच्चा जो है क्या हो जाता है कि आहार नाल जब उसको काट दी जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, पूरा सक्रिय हो जाएगा, सांस लेना चालू कर देगा, और जो है क्या हो जाएगा, वातावरण से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मतलब घुलने मिलने की कोशिश करेगा वातावरण से, जो है वातावरण में अपना समायोजन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु के आगमन की तैयारी। नवजात शिशु के आगमन की तैयारी, मनोवैज्ञानिक तैयारी के अतिरिक्त शिशु के आगमन के लिए अन्य कई तैयारियां करनी पड़ती है। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रसव काल के समय आवश्यक होती हैं। कुछ वस्तुएं क्या करनी पड़ती है, प्रसव काल के समय आवश्यक होती हैं। अन्य वस्तुएं शिशु के लिए आवश्यक होती हैं। अस्पताल में कुछ वस्तुएं प्रसव काल के समय आवश्यक होती हैं, ठीक है। जैसे ग्लव्स हो गया, आयल हो गया, ठीक है, जो है एकदम नया ब्लेड हो गया, ठीक है, साबुन हो गया, ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे, और जो डॉक्टर्स के औजार हैं वो तो हैं ही हैं। प्रसव होने की स्थिति में और साफ कपड़े हो गए, ठीक है, इससे जो जरूरत पड़ती है। प्रसव की स्थिति में प्रसव के समय उपयोग में आने वाली सामग्री की व्यवस्था अस्पताल में हो जाती है। कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं घर से भी ले जाना पड़ता है, और घर से ले जाए तो और बेहतर होता है। माता को शिशु के आगमन के लिए तैयारी करना आवश्यक है।
माता को जो है शिशु के आगमन के लिए तैयारी करना आवश्यक है। जो भी वस्तुएं वहाँ पे होती हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। साफ़ कपड़े भी खरीद लेना चाहिए बच्चों के लिए, नए कपड़े भी खरीद लेना चाहिए कि जो है बच्चों तुरंत जन्म लेने के बाद जो है उसको पहना दिया जाए। साल चादर वगैरह या साफ़ कपड़ा जो है उसको ढकने के लिए ले जाना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। सामान्यतः जो है गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में माता को कुछ शारीरिक कष्ट तथा परेशानियाँ, अभियोजन संबंधी समस्याएँ रहती हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में माता को कुछ जो है शारीरिक कष्ट होता है और परेशानियाँ होती है, जो और ये सब संबंधी समस्याएं आती हैं। ये सब जो है आप जान चुके हैं, इसको बार बार जो है बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रसव के लिए की जाने वाली तैयारियाँ। प्रसव में कौन कौन सी तैयारी की जाती हैं उसको देख लेते हैं। प्रसव के पूर्व अनेक बातों को विचार करने की उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। प्रसव के स्थान का चुनाव, घर, अस्पताल तथा विशेष डॉक्टर की चुनाव, मतलब आप किस डॉक्टर से कराना चाहते हैं प्रसव, कहाँ पे कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अस्पताल कितना दूर है, कैसा डॉक्टर है, इस सब की चुनाव आपको करना पड़ेगा। ये सब देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ लिखा हुआ है, भले आपको लगता है ये सब क्या है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब इनके बिना जो है प्रसव जो है सही ढंग से होना असंभव है। प्रसूता के लिए आवश्यक वस्त्र तथा सामग्री। प्रसूता के लिए जो भी माँ है उसके लिए क्या हो, आवश्यक वस्त्र होनी चाहिए और सामग्री होनी चाहिए। ऐसे वस्त्र होना चाहिए जो नीचे से खुला हो, ऊपर से एकदम ढीला हो, ठीक है। शिशु के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा वस्त्र, उसके लिए आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, वस्त्र भी होना चाहिए कि तुरंत निकलते हुए जो है उसको पोंछ के और क्या किया जाए, वस्त्र को पहनाने की पूरी कोशिश की जाए। आवश्यक वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की व्यवस्था, मतलब जो थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है उसको भी ले जाना है, ठीक है, कि तभी तो खरीद पाएंगे। प्रसव के लिए नर्स अथवा दाई की चुनाव, किस नर्स से कराना चाह रही हैं, किस दाई से कराना चाह रही हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है। यदि प्रसव में घर में किया जाना है तो प्रसव के लिए वस्तुओं का तैयारी, ठीक है, कौन कौन से वस्तुएं लगती हैं उसकी भी तैयारी करना जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। अस्पताल तथा संस्थागत प्रसव को प्रसूता एवं नवजात के लिए सुरक्षित माना जाता है। अस्पताल को या संस्थागत प्रसव केंद्र को जो है प्रसूता और नवजात के केंद्र को सुरक्षित माना जाता है। आप देख चुके हैं कैसे कैसे कंडीशन बन रहे थे। ऐसे कंडीशन बनने के बाद तो है बिल्कुल इस बात को समझ में आई जानी चाहिए। इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद क्या है, हमारे परिवेश में लोग वहाँ के, ठीक है, इसके बावजूद हमारे परिवेश में लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं। कुछ लोग जो है वहाँ से जाने से क्या करते हैं, बहुत ही कतराते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। उसके क्या क्या कारण है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो इसका ये कारण है, देखिए, कि नर्स की अत्यधिक व्यस्तता के कारण प्रसूता को उचित देखभाल नहीं हो पाती है। जो कहीं कहीं क्या होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नर्स बहुत बिजी होती हैं, तो लोग सोचते हैं अरे यार तो ध्यान ही नहीं देगी, कहाँ से हो पाएगा प्रसव, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। आप ऐसी जगह जाइए, थोड़ा एक्सपर्ट भी हो, वहाँ भीड़ भी कम हो, तो ऐसी जगह का चुनाव किया जा सकता है। इलाज अत्यधिक महंगा होता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए असहज की स्थिति उत्पन्न करती है। कहीं कहीं जो है सरकारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, खाली प्राइवेट ही होता है, या सरकारी में लोग जाने से कहीं कहीं डर भी रहे हैं, ऐसा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आजकल, तो इस बात को भी ध्यान दीजिए। तो लोग जो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो इस बहाने इससे भी नहीं जाते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, जो है कहीं कहीं क्या है, विशेषज्ञों की डॉक्टरों की कमी है, तो वहाँ भी स्थिति ऐसी बनती है, नहीं जाना चाहते हैं प्रसव केंद्रों पर। अस्पताल में प्रसव करवाने के लाभ क्या क्या है, ठीक है, अस्पताल में प्रसव करवाने क्या क्या लाभ हैं, इसी को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो अस्पताल में माँ तथा शिशु के देखभाल उचित और वैज्ञानिक रीति से होती है। देख ही चुके हैं कि जब खराब कंडीशन बन रहा है तो कितनी स्थिति खराब हो जा रही है। पढ़ने पर ऐसा लग रहा है, तो जिसके साथ ऐसा गुजरेगा उसको क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सीधे जान से यहाँ पे जान जाती है और कुछ नहीं होता है, सीधे जान जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान देना होता है। तो वहाँ पे उचित और वैज्ञानिक ढंग से हो जाएगा आपका जो है कोई भी काम होना होगा। कहाँ पे, अस्पतालों में। कोई भी परेशानी जो है आने पर तुरंत आधुनिक डॉक्टरों सुविधाओं का प्राप्त हो जाता है। कोई भी परेशानी आती है तो क्या होता है, डॉक्टर की आधुनिक सुविधाएं जो है वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। घर पर रहेंगे तो ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाता है। जो भी आवश्यक सामग्री प्रसव के लिए है, दवाइयाँ हैं, वो कहाँ मिल जाएगा, अस्पताल में मिल जाएगा। अतः कोई अतिरिक्त प्रबंधन नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग देख रही हैं, ठीक है, इसमें कहने वाली बात नहीं है, और आप लोग जो है इतना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रसूता को देखभाल करने के लिए परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य नहीं है तो उसकी व्यवस्था भी अस्पताल में हो जाती है।
अगर प्रसूता की देखभाल के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पे जो है नर्स वगैरह हैं वो देखभाल करती हैं, दाई वगैरह क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होती हैं, क्योंकि उसका उनको जो है उसी काम के लिए क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। वे गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव सामान्य रूप से नहीं हो पाता है तथा उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए अस्पताल जो है पूर्ण व्यवस्था होता है। जिनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, उनको तो है अस्पताल ही में हो पाएगा मामला, जो है घर पर तो हो नहीं पाएगा। ठीक है। सरकारी प्रसव केंद्रों पर निर्धन महिलाओं के लिए प्रसव की मुफ्त सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था होती है। बिल्कुल, वहाँ पैसा भी मिलता है, 1500 रुपये जो है मिलता है, ठीक है, प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो जो सरकारी केंद्रों पे जो होता है, क्या होता है, सरकारी केंद्रों पे जो प्रसव होता है उसमें जो महिलाओं को क्या मिलता है, मुफ्त में होता है, मुफ्त में, वहाँ पे एक भी रुपये नहीं लगता है। ठीक है। एम्बुलेंस आएगा, फ़ोन करिए, एम्बुलेंस आएगा, लेके जाएगा, ठीक है, फिर पहुँचा जाएगा। तो ये सब मुफ्त में सुविधाएँ होती हैं और जो है कुछ पैसे भी मिलता है, भोजन भी मिलता है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएँ वहाँ पे सरकार बनाई हुई है, तो इसका पूरा बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।